नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश जिंदल मेडेला कैंसर क्योर सेंटर की तरफ से आपसे आज वापस मुखातिब हूँ। आज बात करेंगे अपन स्टमक कैंसर की। पेट का जो कैंसर होता है उस सिलसिले में अपन बात करेंगे। पेट का कैंसर जो है सबसे ज़्यादा जो कैंसर प्रचलित होते हैं अगर उनमें देखें तो उसका नंबर कोई चौथा नहीं तो पाँचवा नंबर इंडिया के अंदर में आता है। पेट का कैंसर आदमियों में ज़्यादा होता है, औरतों में कम होता है। कुल मिला के हिंदुस्तान में एक साल में लगभग 34,000 कैंसर के पेशेंट्स मिलते हैं जिनको कि पेट का कैंसर होता है। उम्र के लिहाज से किसी भी उम्र के अंदर में हो सकता है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि 30 के ऊपर में ज़्यादा ये पाया जाता है। पेट का जो कैंसर होता है वो पेट के कैंसर के सिम्टम्स क्या देखते हैं अपन। सिम्टम्स सबसे पहला सिम्टम तो यही होता है कि आदमी बोलता है कि मेरा हाजमा दुरुस्त नहीं है, स्टमक अपसेट रहता है। उसके अलावा लॉस ऑफ वेट है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, एसिडिटी होना है, खट्टी डकारें आना है, पेट में जलन है और थोड़ा सा खाने पे भी आदमी को लगता है कि पेट एकदम से भर गया। एग्जॉशन है, फटीग है, आदमी को थकान रहती है बहुत ज़्यादा उसकी वजह से। खाने के बाद में लगता है कि पेट एकदम से फूल गया उसका, ये भी एक सिम्टम होता है। नौशिया है, वॉमिटिंग है और दर्द है। सारे सिम्टम्स जो हैं नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, इसलिए जो है लोगों को अंदेशा नहीं हो पाता है कि उनको पेट में कुछ गड़बड़ भी हो रही है क्या। इसके बाद में जब आदमी को एहसास हो जाता है कि कुछ ना कुछ है उसको, जब वो जाता है अपने डॉक्टर के पास में पेट की तकलीफ़ें लेके, तो सबसे पहला जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है वो होता है एंडोस्कोपी का। ऊपर से दूरबीन डाल के पेट के अंदर में देखते हैं कि क्या हो रहा है अंदर में, पेट में क्या हो रहा है। जनरली पेट में या तो अल्सर मिलता है नहीं तो कोई ट्यूमर मिलता है, फिर उसमें से बायोप्सी ली जाती है। और क्या इन्वेस्टिगेशंस होते हैं इसके अलावा? सीटी स्कैन्स होते हैं, चेस्ट का है, एब्डोमेन का है, पेट सीटी स्कैन हो सकता है। एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। एक एंडोस्कोपी का एक प्रोब डालते हैं जिसके साथ में अल्ट्रासाउंड भी अटैच होता है और उससे जो है स्टमक वॉल की कितनी उसमें थिकनेस इन्वॉल्व है उसका आइडिया होता है, तो उससे स्टेजिंग में सुविधा मिलती है। लैप्रोस्कोपी करते हैं डिजीज़ का एक्सटेंट देखने के लिए कि बीमारी पेट के अंदर में कितनी स्प्रेड हुई है। और उसके अलावा जो रूटीन ब्लड टेस्ट हैं वो तो खैर सारे होते ही हैं। इस बीमारी में भी सारे जो रूटीन ब्लड टेस्ट हैं वो भी किए जाते हैं। बायोप्सी का स्पेसिमेन जो लेते हैं उसको भेजना पड़ता है हिस्टोपैथोलॉजी के लिए, बायोलॉजिकल मार्कर्स के लिए और मॉलिक्यूलर स्टडीज़ के लिए। हिस्टोपैथोलॉजी में पता लगता है कि एडिनोकार्सिनोमा है या कुछ और है। बायोलॉजिकल मार्कर्स के अंदर में HER2 वगैरह देखते हैं। मॉलिक्यूलर स्टडीज़ में ये देखते हैं कि कोई एक्शनेबल म्यूटेशंस इस कैंसर के लिए है कि नहीं उनके पास में। इसके बाद में आता है स्टेजिंग। जैसे स्टेजिंग का हर बार जैसे होता है स्टेज 1 टू स्टेज 4, इस तरह से स्टमक का जो कैंसर है उसकी स्टेजिंग करी जाती है। और जैसा कि अन्य कैंसर्स में होता है, स्टमक का स्टेजिंग भी स्टेज 1 टू स्टेज 4 होता है। स्टमक का स्टेजिंग थोड़ा सा ज़्यादा इलेबोरेट होता है। स्टेज 1 के भी 2 पार्ट होते हैं, स्टेज 1A 1B। स्टेज 2 के 2 पार्ट होते हैं, A एंड B। और स्टेज 3 के 3 पार्ट्स होते हैं, A B एंड C। एंड स्टेज 4। स्टेज 1 की बीमारी वो होती है, स्टेज 1A की वो बीमारी है जो कि स्टमक में ही लोकलाइज्ड है। स्टेज 1B से लेके स्टेज 3C तक लोकल बीमारी भी स्टमक की ज़्यादा होती जाती है और साथ में जो बाहर के लिम्फ नोड्स होते हैं, स्टमक के बाहर में जो छोटी छोटी लिम्फ नोड्स की गांठें होती है, उनका इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा होता रहता है। और फिर स्टेज 4 के अंदर में और दूसरे ऑर्गन्स के अंदर में स्प्रेड हो सकता है, जैसे कि लीवर के अंदर में है, लंग्स में है, बोन्स में है आदि। तो इस तरह से स्टमक की स्टेजिंग कंप्लीट होती है। स्टेजिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टेजिंग के साथ में जो है इलाज डिपेंडेंट होता है कि स्टेज कितना है। एज अ रूल ऑफ द थंब, जितनी ज़्यादा स्टेज होती है उतने ज़्यादा इलाज की भी दरकार होती है। सबसे पहला इलाज होता है स्टमक कैंसर का सर्जरी। पेशेंट अगर ऑपरेशन संभव है तो ऑपरेशन होना चाहिए, ये एक कैंसर सर्जरी का एक रूल है। यदि ऑपरेशन संभव है तो ऑपरेशन होना चाहिए और यही बात स्टमक कैंसर पे भी लागू होती है। अर्ली स्टेजेस में स्टेज 1, स्टेज 2 तक भी जो है, स्टेज 3 के भी किसी हिस्सों के अंदर में स्टमक कैंसर का ऑपरेशन किया जा सकता है।
स्टमक कैंसर के ऑपरेशन के अंदर में या तो स्टमक का आधा हिस्सा है या ज़्यादा हिस्सा है या सारा ही स्टमक, डिपेंड कि अंदर में बीमारी कितनी है उसके हिसाब से एक्सटेंट ऑफ सर्जरी डिसाइड होती है। सर्जरी का एक रोल और भी होता है। स्टमक में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, स्टमक है तो क्या है, एक ट्यूब ही तो है, ऊपर से खाना आता है और उसमें नीचे से निकल जाता है। तो नीचे से जो निकलने का बात है, जहाँ से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है ट्यूमर की वजह से, तो फिर उसको सर्जरी करके छुड़ाना पड़ता है, उस एरिया को बाईपास अपने को करना पड़ता है, जिसको कि पैलिएटिव सर्जरी बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव करने के लिए। उसके बाद में आता है एडजुवेंट थेरेपी, जैसे कि कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी की अलग अलग सेटिंग्स हो सकती हैं। जो कीमोथेरेपी सर्जरी के पहले देते हैं उसको न्यू एडजुवेंट बोलते हैं, सर्जरी के बाद देते हैं उसको एडजुवेंट बोलते हैं। और स्टेज 4 में जो कीमोथेरेपी होती है, पैलिएटिव कीमोथेरेपी, इट्स मेनली फॉर सिम्टम रिलीफ। और ड्रग्स कौन से होते हैं, अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी फेमिलियरिटी हो तो डोसीटैक्सल है, ऑक्सैलिप्लैटिन है, 5-FU है, ल्यूकोवोरिन है, इरिनोटिकेन है, सिस्प्लैटिन है, केपसाइटिन है, कई सारे ड्रग्स हैं जो कि स्टमक के अंदर में काम आते हैं। जनरली इन ड्रग्स के प्रोटोकॉल्स होते हैं, कॉम्बिनेशंस के अंदर में ये दिए जाते हैं, 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन नहीं तो 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। जिनको सर्जरी के पहले देते हैं उसका ये लॉजिक ये होता है कि बीमारी के आगे अगर अपन सर्जरी के आगे अगर इसको कीमोथेरेपी देंगे तो ये शायद इसकी सर्जरी अच्छे से हो जाएगी या इसकी सर्जरी हो पाएगी, जो कि आज की तारीख में नहीं हो पा रही है। उस सिचुएशन को न्यू एडजुवेंट बोलते हैं। न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी के साथ में कभी कभी रेडिएशन भी जोड़ा जाता है। उसके अलावा सर्जरी के बाद में ज़्यादातर स्टेजेस के अंदर में कीमो भी होता है और उसके बाद में रेडिएशन भी हो सकता है यदि ट्यूमर का आसपास में अगर स्प्रेड ज़्यादा रहा हो तो। इसके अलावा एक और जो मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट होती है वो होती है टारगेटेड ड्रग्स। अपन ने जैसे आगे आपको बोला था कि बायोमार्कर्स असेस करते हैं, HER2 पेशेंट में पॉजिटिव है क्या, बायोमार्कर्स के लिए अलग से स्पेसिफिक ड्रग्स होते हैं जैसे कि ट्रास्टोजुमैब है, रैमोसिलुमैब है। टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी जो कि मॉलिक्यूलर स्टडीज़ जो करते हैं, NGS जो करते हैं, नेक्स्ट जेन सीक्वेंसिंग, जिससे कि जितने भी मॉलिक्यूलर स्टडीज़ होती हैं उसके अंदर में जितने भी जीन्स होते हैं ट्यूमर के अंदर में किसके अगेंस्ट में दवाई है उसका जो है अपने पास में चार्ट बन के आता है। कई सारे जीन्स होते हैं जो कि ऑल्टर्ड होते हैं स्टमक कैंसर के अंदर में, उनके अगेंस्ट में कुछ एक ड्रग्स का नाम होता है, पेम्ब्रोलिजुमैब है और एंट्रेक्टिनिब है, लेरोट्रेक्टिनिब है। इस तरह से कई सारे आजकल ट्रीटमेंट एवेन्यूज भी अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा ड्रग जो PD-L1 के अगेंस्ट में होता है पेम्ब्रोलिजुमैब, वो भी ड्रग्स स्टमक का जो कैंसर है उसके अगेंस्ट में काम में लिया जाता है। इसके अलावा जबकि पेशेंट सारे इलाज से परे हो जाता है या कुछ और जब शेष नहीं रहता देने के लिए, तो खाली सपोर्टिव सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे उस पेशेंट को रखा जाता है, जिसको कि पैलिएटिव ट्रीटमेंट कहते हैं। अब इसमें सर्वाइवल कितना मिलता है, अगर मैं आपको मोटे तौर पे बताऊं तो स्टेज 1 के अंदर में 5 ईयर सर्वाइवल कैन गो अप टू 71% और स्टेज 4 में ये गिरते गिरते 5 ईयर सर्वाइवल 5% ही रह पाता है। अपना ध्यान रखिए, अपने बारे में जागरूक रहिए, अपने शरीर की सुनने की क्षमता बढ़ाइए कि आपका शरीर क्या बोल रहा है, आपको समझिए उस बात को, और जितना जल्दी हो सके अगर आपको कोई परेशानी है तो आपके डॉक्टर से मिलिएगा। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। नमस्कार।